नमस्कार और वेलकम मेरे तीसरे लेक्चर में फाउंडेशन ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग में। अभी करीब 450 स्टूडेंट्स ट्रेनीज ने लॉग इन कर लिया है, तो हम और 2-3 मिनट रुकते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे। बहुत समय हो गया है, अभी करीब 604-5 मिनट हो गए हैं, तो काफ़ी टाइम है। स्टूडेंट्स एंड ट्रेनीज, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर, जो कि फाउंडेशन ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग में हमारा आज आखिरी लेक्चर है और ये तीसरा लेक्चर है। आज मेनली जो मैं कवर करूंगा वो होंगे प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ कोच, स्किल्स एंड क्वालिटीज ऑफ अ कोच, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कोच, कोचिंग कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं और कोच के कोचिंग रोल्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग रोल्स क्या होते हैं। तो पहले तो प्राइमरी फंक्शंस और के साथ मैं शुरू करूंगा। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, एज आई टोल्ड यू ऑल इन माय लास्ट लेक्चर, दैट कोचिंग इज अ रिलेशनल एक्टिविटी। कोचिंग जो है संबंधित एक्टिविटी है। अकेले आप खड़े होकर कोच नहीं कर सकते हो किसी को भी कोच करना है तो आपको ट्रेनी चाहिए। तो सीधे ये एक रिलेशनल एक्टिविटी हो जाती है जिसमें कम से कम 2 लोग तो चाहिए ही, 2 या 2 से ज़्यादा। और ये एक आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं है। आप कहीं कहीं चुपचाप से अकेले में कोचिंग भी नहीं कर सकते हो, कोई किसी न किसी के साथ होगे। तो ये जो है, ये दीज आर द मेन थिंग्स ऑफ कोचिंग, दैट इट इज अ रिलेशनल एक्टिविटी एंड नॉट एन आइसोलेटेड एक्टिविटी। तो उस संदर्भ में कोच, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि कोचेस जो हैं वो कई लोगों के साथ मिलके काम करते हैं। ओके, तो कोचेज जो हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल, ये मैं जस्ट याद दिलाने के लिए कर रहा हूँ कि कोचेस की जो वर्किंग कैटेगरीज होती हैं, कार्य करने की जो श्रेणियां, ये कैटेगरीज की हिंदी हो गई है स्ट्रेट अवे, बट अदरवाइज द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ अ कोच विल बी इन विद नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो हमने उस दिन डिस्कस कर दी, लोकल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, लोकल जो आपकी होती हैं और रीजन की होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस। तो it is the responsibility of a coach to understand and interact with and influence others in the settings in which they work. जिस सेटिंग में कोच काम करते हैं उसमें उनको दूसरों को, एक दूसरे को समझना, बातचीत करना और उसमें काम करना की जिम्मेदारी जो है वो कोच की है। उसके बाद कोच जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम कर रहा है, या प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन एकेडमी में काम कर रहा है, या फिर JSW स्पोर्ट्स में काम कर रहा है, या किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है, या किसी कॉलेज में कोच है, या किसी स्कूल में कोच है, या किसी क्लब में कोच है। तो उसके ऊपर होस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी, ये उसकी वर्किंग कैटेगरी। तो फंक्शन भी फिर उसी तरह से होंगे। और फिर कोच, एथलीट और टीम, इनके साथ काम करते हैं। तो कोचिंग जो है वो सिर्फ फील्ड के अंदर 15 कोन लगाना और लोगों को इधर उधर भगाना, दैट इज नॉट कोचिंग। कोचिंग इज मच मोर देन दैट। एंड एक विसिल लेकर सिर्फ खड़े हो जाना और करना, वो भी कोचिंग इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ वर्क। बहुत बहुत ही मतलब डिफिकल्ट काम भी है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम भी है उसके साथ साथ। तो अब मैं आपके साथ एक सिनारियो, एक कहानी, एक सिनारियो पेंट करना चाहता हूं। इसको आप पढ़िए। इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि मंगलवार, जैसे आज मंगलवार है, आज के दिन हम सब लोग एक फुटबॉल सेंटर में, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है फुटबॉल का, वहां पर 11 से 16 साल के बच्चों की ट्रेनिंग करने के बाद अभी अभी हमने खत्म किया है। और अब हम बॉल ट्रेनिंग की जो बिब्स होती हैं, कोन्स, ये वो दुनिया भर का सामान रख रखा के हम जरा अपने सारे कोचेज, हम 10-12 जो कोचेज हैं, वो
इकट्ठा हुए हैं, अपने रिफ्रेशमेंट चाय वाय पी रहे हैं और अब बैठे हुए हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि आज क्या क्या हुआ और क्या हुआ। तो हम में से बहुत सारे कोच जो हैं वो थोड़े से 3-4 कोचेज जो है फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो दुखी हैं, दे आर नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज दे आर सेइंग दैट वट एवर आई कैन डू, somehow I am not able to make the trainees understand. ये क्वेश्चन लास्ट टाइम जब हमारा डिस्कशन सेशन था उसमें भी मेरे वाले ग्रुप में कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था। तो why is it that certain players आप in the same group, certain players underperform, certain players perform very bad, very nicely, कि कोच के जो फंक्शन है, कोच का जो रोल है और जो कोच कर रहे हैं, कुछ बच्चे उसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। तो ये एक क्वेश्चन जो आप कोच कर रहे हैं इतने सालों से और आगे कोच करेंगे अगर, तो हमेशा आपके जहन में रहेगा, यू विल ऑलवेज थिंक अबाउट दिस कि व्हाट इज द चाइल्ड अनकोचेबल, मतलब क्या उसको कोच कर ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा वो बनाया है कि क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन था लास्ट टाइम, इसलिए मैंने एक सिनेरियो रख करके उसका जवाब जो है ढूंढा और आपके लिए ये इसको पढ़िए आप। सबसे पहले ये बात है कि कोच शुड नेवर थिंक दैट द ट्रेनी डज नॉट हैव द पोटेंशियल, एवरीबडी हैज पोटेंशियल। यू हैव टू बी क्यूरियस, मतलब यू हैव टू, आपको इस बात से उत्सुक रहना है, इस बात का कि कोच ट्रेनी क्यों नहीं सीख रहा है, ये आपको एक रियलाइज करना है, आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू रिफ्लेक्ट on your own training style and find out why some trainees are learning and some trainees are not learning. So you will be able to answer this best. और इसका एक तरीका है कि you can build self belief and self motivation and then उनको फलने फूलने का वातावरण दें, उनको मौका दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, कोई भी अगर आप ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं तो ट्रेनी जो है वो जब तक उसको एंजॉय भी नहीं कर रहा है तब तक वो उसको नहीं समझेगा। तो उसको अपने प्रदर्शन में और उसमें उसकी सफलता में आनंद खोजने, उसको एंजॉयमेंट खोजने में, उसको फन और आनंद खोजने में उसकी मदद करें, तो आप देखेंगे कि फर्क आएगा। ये सिर्फ मैंने, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरी क्लास में, मेरे ग्रुप वालों ने काफी लोगों ने पूछा था ये क्वेश्चन, तो उसका मैं एक छोटा सा सिनेरियो आपको बता रहा था। आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बोला कि कोचिंग इज नॉट ओनली अबाउट पुटिंग कोन्स एंड रनिंग ड्रिल्स एंड ब्लोइंग द विसल, इट इन्वॉल्व्स मच मोर देन दैट। सो अभी हम देखेंगे कि प्राइमरी फंक्शंस कोच के क्या होते हैं। ये इस स्लाइड में मैंने कोच के जो मेन फंक्शंस हैं वो लिखे हैं और मैं इनको एक एक करके अभी डिस्कस भी करूंगा। पूनम, कैन यू सी माय स्लाइड्स? हाँ जी हाँ, आई कैन सी। क्योंकि काफी लोग हाथ उठा रहे हैं। नहीं सर, इट्स गोइंग ऑन परफेक्ट, बिल्कुल। नहीं, व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाई आर पीपल, लास्ट टाइम पीपल वर रेजिंग हैंड तो उनको स्लाइड नहीं दिख रही थी या कुछ नहीं हो रहा था। वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है सर। चैट बॉक्स में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग हाथ क्यों उठा रहे हैं? मे बी अटेंडेंस के लिए। Now coming to the first main vision और strategy. विजन क्या है? हर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे भी आप लोग काम कर रहे हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे या देश को भी ले लो, तो हर कोई बोलता है कि आपका विजन क्या है और आपका विजन क्या है और आपका मिशन क्या है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो जनरली विजन और मिशन पूछते हैं। विजन जो है वो बड़ा दृष्टिकोण है, आपका पूरा बड़ा दृष्टिकोण क्या है, क्या आप क्या पूरा आपका सोचना है। मान लीजिए आप एक क्लब में कोचिंग कर रहे हैं, तो आप
कुछ विजन बनाएंगे कि मेरे साथ ये मेरे पास जो है ये 12 से 15 साल के बच्चे हैं और इनका मैं 1 साल का ये मेरा विजन है कि 1 साल में इनको ये बन जाना चाहिए। तो विजन सबसे पहले कोच जो है विजन को निर्धारित करता है। ही डिसाइड्स व्हाट द विजन ऑफ हिज कोचिंग इज, ऑफ हिज कोचिंग period or coaching time is, and then based on that vision he decides the strategy of how to achieve it. एक और तरीके से अगर हम बोलें तो we can say कि in sports coaches should decide what is the end goal, कि मेरा पूरा इस साल का एंड गोल क्या है। तो आपका विजन बन जाएगा कि मेरा एंड गोल है कि आई शुड मेक माई टीम come in semi-finals of the local district tournament, or if you are coaching in a better environment, अगर और अच्छी जगह कोच कर रहे हैं तो कि मेरा ये इस साल का विजन है कि मैं अपनी टीम को फाइनल्स में मेडल दिला के रहना है मुझे इस उसमें। तो इस तरह से दैट इज आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि और आपको ट्रेनिंग्स के साथ सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या आपका विजन है, उसके ऊपर आप रणनीति बनाओगे, अपनी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए टू अचीव दैट विजन। ओके, उसके लिए आप कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी कोचिंग सेशन ऐसे ही नहीं शुरू करोगे। you should never do it because then your coaching will not be in a structured नहीं होगी, वो ऐसे ही हैफिजर्ड हो रही होगी। अगर मान लीजिए मुझे बोल दिया जाता कि आज के इस लेसन का मेरा विजन क्या है, मुझसे पूछा जाता, तो मैंने सबसे पहले आपको वो विजन बताया था कि मैं टुडे आई विल ट्राई एंड कवर 4 टॉपिक्स इन द क्लास। और उसके लिए मैंने क्या स्ट्रेटजी बनाई, मैंने पूरे टाइम को अपने 1 घंटे को 15-15 मिनट में बांटा और मैं बांट करके ये मेरी स्ट्रेटजी है कि मैं हर चीज पे मान लो 5 स्लाइड दिखाऊं या 8 स्लाइड दिखाऊं और कोई आपसे एग्जाम्पल डिस्कस करूं, ये मेरी स्ट्रेटजी है। तो पहले ओवरऑल विजन आप बनाओगे और उसके बाद स्ट्रेटजी बनाओगे। Yes, Sonia, why are you raising your hand? Please tell me. I stop the class. इसके लिए ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी विजन देखना पड़ेगा। हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई वो विजन होता है और जिसमें जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, जिसके साथ काम कर रहे हैं, फिर आपको बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी मिलकर के और उनके मान लीजिए यू हैव डिसाइडेड कि इस बार मेरी फुटबॉल टीम जो है वो इट शुड कम फर्स्ट इन द डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, बट स्कूल वाले जो प्रिंसिपल हैं उनका ये विजन नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं स्टूडेंट्स को इतने टाइम के लिए नहीं रिलीज कर सकता हूँ। तो आपके विजन्स में टकराव हो रहा है, योर विजन्स आर नॉट मैचिंग। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू दिस, यू मेक योर विजन अकॉर्डिंग टू द विजन ऑफ एवरीबडी एंड स्ट्रेटजी भी उसी हिसाब से बनाए। एक्चुअली आज मैंने बहुत कुछ पढ़ाने के लिए रखा हुआ है। दूसरा है यू हैव टू शेप द एनवायरनमेंट, जो आपका वातावरण है उसको आप अच्छी तरह से पहले तैयार करें, वातावरण को आकार दें और उसमें सब कुछ ठीक हो। यू हैव टू सी दैट जो आपके साथ के कोचेज हैं, जो आपकी फैसिलिटीज हैं, जो आपकी रिसोर्सेज हैं और जो आपकी पॉलिसीज हैं, जो मतलब मान लीजिए आपने आजकल लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कोविड टाइम, और कोविड टाइम में आपके यहाँ की पॉलिसी है कि बाहर का कोई भी नहीं आएगा ट्रेनिंग के दौरान। तो ये एक पॉलिसी है, ये नीति है एक। तो इसमें आपको सबको एक ही जगह में रहना है, ट्रेनिंग करना है और उसी एक जगह में ही आजकल हमने ये पॉलिसी चलाई हुई है कि बाहर का कोई भी नहीं आ सकता है। उस बबल में उतने लोग रहेंगे जो एक साथ ट्रेन हो रहे हैं, जिससे कि कोविड का कोई भी खतरा न हो ट्रेनिंग के दौरान। तो इस तरह से हर क्लब की पॉलिसीज होती हैं, स्कूल की पॉलिसीज होती हैं, स्टेट की पॉलिसीज होती हैं, नेशन की पॉलिसीज होती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट ये आपका एनवायरनमेंट उसी हिसाब से तैयार होगा। और लास्ट पॉइंट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी।
अगली चीज पे चलते हैं, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कोच का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना। ये मैं शुरू में, क्योंकि कोचिंग इटसेल्फ इज अ रिलेशनल एक्टिविटी, तो आपको हमेशा ये कभी भी अगर आपकी नेगेटिव रिलेशनशिप होगी तो आपका ट्रेनी विल नॉट बी विद यू। Trainee may do something which he will, because you are the guru, he will do it, but he will not do it with his full attention. इसको हम लोग एक और भी चीज कहते हैं कि have you got buy-in of your trainees? Buy-in, BUI मतलब वैसे तो buy-in is खरीदना, लेकिन ये एक टर्म है कि आपने उनको टोटली अपने साथ मिला लिया है। ये बहुत, that is very very important. And the third thing in this is that सबको you should give respect. Relationship में respect should be mutual. It should be from both sides. It should not be that it is only you expect the trainees to respect you and you don't respect the trainee. ऐसा नहीं हो, आपको ट्रेनी को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है, उतना ही सम्मान देना है जितना कि आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रेनी आपको दे। तो ये बहुत जरूरी है कि रेस्पेक्ट, कोचिंग क्योंकि एक रिलेशनल एक्टिविटी है, इसलिए रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए और मजबूत करने के लिए यू मस्ट मेक श्योर कि देयर इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑन बोथ साइड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज कि हम जो मेन फंक्शन है कोच का, टू कंडक्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रिपेयर एंड मैनेज कॉम्पिटिशन्स। अपने जो शिक्षार्थी हैं, अपनी जो ट्रेनी है, उनको प्रैक्टिस कराना, उनको प्रिपेयर करना और उनके कॉम्पिटिशन्स को मैनेज करना कि किस तरह से उनको कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना है, कब लेना है, किस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है। ऑल दिस विल बी डिसाइडेड बाय द कोच एंड दिस इज वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द कोच। अगर हम परसेंटेज डालें तो ये जो है करीब 40% काम है कोच का। अगला पॉइंट, ये आपने, मैं अब अगले पॉइंट पे जाता हूं, रीडिंग एंड रिएक्टिंग टू द फील्ड। अब जो है अगला ये वाला फंक्शन है जो टोटली फील्ड पे ही, फील्ड से रिलेटेड है कि आपने उसको बताया, फील्ड पर कोचिंग की, और जो कोचिंग का डायनेमिक नेचर है जो हर वक्त चेंज होता रहता है, उसको आपने पढ़ा और उस पर रिएक्शन अपना दिया। अगर आप साइडलाइन पे खड़े हुए हैं और मैच चल रहा है तो उस टाइम पे कंटिन्यूअसली आप चिल्लाते रहते हैं एज अ कोच, क्योंकि आप बताते रहते हैं कि यू कंटिन्यूअसली कीप येलिंग एंड टेलिंग द ट्रेनी एज टू व्हाट शुड बी डन। और इसमें फाइनल चीज है कि डिसीजन मेकिंग और जो कैपेबिलिटी है जो कोच को डेवलप करनी है अपने स्टूडेंट्स की, वो भी ये बात फील्ड पे हो रही है। okay. और फाइनल जो काम है कोच का वो है रिफ्लेक्ट एंड लर्न। जो फंक्शन है, मेन फंक्शन है कोच का, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड लर्निंग। ये हम लोग बहुत बार भूल जाते हैं इस बात को कि हम बहुत कम अपनी उस पर रिफ्लेक्शन करते हैं अपनी काम पे। तो इन कोचिंग इफ यू टेक दिस वन मंत्रा कि every day in the evening I will reflect कि what I have done today, अपने प्रोग्राम को इवेल्युएट करें कंटिन्यूअसली। ओके, तो ये बहुत जरूरी है। ये चीज हम हमेशा भूल जाते हैं कि वी शुड कंटिन्यूअसली कीप इवेल्युएटिंग आवर
प्रोग्राम, वेदर, एंड उस फीडबैक भी लेना है। इसमें फीडबैक लेकर के उसको अच्छा करना है या क्या चेंजेस करने हैं। और रिसर्च ये भी दिखाती है कि वॉट एवर इफ कोचेज हु रिफ्लेक्ट रेगुलरली, जो लगातार अपने को अपने ऊपर अपने जो काम है उसके ऊपर सोचते हैं, ध्यान देते हैं, अपने बेसिकली रिफ्लेक्शन इज व्हाट, अपने प्रतिबिंब, मतलब आपकी जो शैडो है, आपकी जो अपनी छवि है, उसमें देखिए कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर। सो दीज आर द 6 मेन functions of a coach which I could gather from various sources. कोचेस के तो फंक्शन हजारों होते हैं, लेकिन ये जो 6 मैंने आपको बताए हैं ये जनरली कवर करते हैं काफी सारी चीजें। आगे अब अगर हम चलें कि स्किल्स एंड क्वालिटीज ऑफ अ कोच, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम आप कुछ लोग चैट बॉक्स में डालें कि व्हाट आर द स्किल्स एंड ये क्या स्किल्स हैं, वो जरा मेरे को बताएं आप। फिर मैं then और बताएं। he must be educated, यस, वेरी गुड, demonstration skill, वेरी नाइस, knowledgeable, नॉलेजेबल, हाँ ओके, वेरी गुड। management skill, नॉलेजेबल की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी टाइप कर रहा हूँ। क्या मैनेजरियल स्किल्स? ओके, मैनेजमेंट स्किल्स, हाँ जी, हाँ हाँ, ओके। और कुछ? disciplined, well mannered, हाँ, वो तो क्वालिटीज हैं। हाँ अच्छा, जी, वो हाँ क्वालिटीज हैं, ठीक है, हाँ क्वालिटीज ही जी, आ रही हाँ, है। leadership quality, डिसिप्लिन, वेल मैनर्ड, good behavior, लीडरशिप, ओके ओके, आई विल स्टॉप नाउ। ये बहुत सारी आ गई हैं आपकी। तो मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर, आप सब तो खुद ही बहुत नॉलेजेबल हैं और आपने एकदम बढ़िया क्वालिटीज और स्किल्स जो हैं वो दी हैं। मैंने भी कुछ लिखी है, वो देखते हैं अब। अभी मैंने आपके द्वारा बताई कि लिखी, और फिर हम पहले ये देखते हैं और फिर हम वापस आएंगे जो आपने बताया है कि वो कवर हुई हैं या नहीं कवर हुई हैं। तो ये तो आपने बताई, ठीक है। अब जो मैंने लिखी है वो कम्युनिकेट इफेक्टिवली, आपने बता दी, बहुत बढ़िया। दिस हैज कम फ्रॉम यू ओनली। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटी और स्किल जो है कोच का है, दैट इज टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, विच इज इंक्लूसिव ऑफ लिसनिंग। जो मैंने उस दिन बताया था ना कि हमारे एक मुंह है और 2 कान है, तो अगर हम उसको उसी तरह से इस्तेमाल करें, एक कि हम 50% बोलें जितना सुन रहे हैं उससे, तो बहुत अच्छी। इंक्लूसिव ऑफ लिसनिंग बहुत जरूरी है। इम्पार्शियल, टाइमली एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ये बहुत जरूरी है कि आप निष्पक्ष, समय पर और सही जो आपकी प्रतिक्रिया है उसको बताएं। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आप ले भी अपने फेलो से लें, अपने ट्रेनी से भी फीडबैक लें और अपने ट्रेनी को फीडबैक दे भी। गुड प्लानिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस करने की क्षमता, अगर कोच में एनालिसिस करने की क्षमता नहीं होगी तो शायद कोचिंग का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हर वक्त एनालिसिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर बाउट चल रही है तो आपको अपने मतलब आपको मान लीजिए you have to, in boxing, suppose you have to your trainee is to fight somebody, so you will first see कि whom is he fighting against, किसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है। उसका आप कोशिश करेंगे कि अगर उसका कोई पुराना वीडियो मिल जाए तो आप उसको बैठ के देखेंगे, आप और आपका ट्रेनी उसको बैठ के देखा गया, एनालाइज करेगा कि व्हाट आर द गुड वीक पॉइंट्स, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर द वीक पॉइंट्स ऑफ दिस ओपोनेंट ऑफ माइंड, एंड उसी हिसाब से अपनी ट्रेनिंग को भी उसी हिसाब से गाइड करोगे, और कैसे बाउट में कैसे लड़ना है वो भी उसी तरह से करोगे।
एबिलिटी टू सेफ कोचिंग एनवायरनमेंट, ये बहुत जरूरी है। हम में से बहुत लोग जो हैं वो ट्रेनिंग करते वक्त सेफ एनवायरनमेंट के ऊपर ख्याल करना बिल्कुल भूल जाते हैं। इफ द फील्ड इज नॉट गुड इनफ फॉर ट्रेनिंग, तो उसमें ट्रेनिंग आपको नहीं करनी चाहिए। सपोज द फील्ड हैज गॉट, you are training a football team, when the football ground is hard and it has got lot of lot of bald spots जहाँ पे कि घास नहीं है, और आपको लगता है कि आपके ट्रेनीज इसमें गिर के इंजर होंगे ज्यादा, तो वहां पे आपको उसी हिसाब से ट्रेनिंग को अपना मोल्ड करना चाहिए, जिससे कि एक सेफ और सुरक्षित वातावरण मिले। और हमेशा जो है कि कोचिंग के व्हेन यू आर डूइंग कोचिंग, यू शुड ऑलवेज बी हैविंग एन इंक्वायरिंग माइंड। मतलब आपके माइंड में ना हमेशा एक जिज्ञासा रहनी चाहिए, सो दैट यू आर ऑलवेज मोटिवेटेड टू इंक्रीज द कोचिंग द स्किल्स ऑफ योर ट्रेनिंग्स और नॉलेज भी। तो मैंने ये नोट किए हुए हैं। इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं जो स्किल्स होने चाहिए कोचेस में। ये मैंने और भी कुछ नोट किए हैं कि कोच को हमेशा डिसएग्रीमेंट्स और मीडिएशन, ये दो चीजें जनरली ज्यादातर जगहों में होती हैं, और आपको डिसएग्रीमेंट्स होंगे टीम में, प्लेयर्स के बीच में, और वो आपको सॉल्व करनी पड़ेंगे। और एज यू आर ऑल्सो, पीपल सी यू एज अ रोल मॉडल, क्योंकि गुरु को हमेशा रोल मॉडल की तरह देखा जाता है। आप मान लीजिए एक ओलंपियन है, या आप एशियन गेम्स के मेडलिस्ट हैं, और अब आप कोचिंग में आए हैं, तो सब आपको एक बहुत ही रोल मॉडल की तरह देखेंगे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि अब आप उसी तरह से अपने को पेश आए। यू शुड बी वर्किंग लाइक दैट ओनली। यू शुड नॉट गिव द चांस टू ट्रेनीज कि वो आपको और किसी तरह से सोचें। प्लीज बी वेरी क्लियर, श्योर अबाउट इट। नॉलेज ऑफ द टेक्निकल एंड टेक्टिकल रिक्वायरमेंट्स, ये तो कोचिंग का 40% है कि गेम के बारे में जो भी टेक्निकल बातें हैं और टैक्टिकल बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। Demonstrate, you should be able to demonstrate. If you are not able to demonstrate, you will not be able to teach. This you also brought out, आपने भी ये चीज bring out की थी। तो ये एक मिनट भी बहुत जरूरी है कि demonstration skills जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। और आपको इस पूरे एक साल में demonstration skills, you will be taught whole lot of demonstration skills through videos, through practicals, and whatever you have learned in your own स्पोर्टिंग कैरियर, जो आपने अपने स्पोर्टिंग कैरियर में सीखा है, वो भी आपके काम आएगा टू डिमॉन्स्ट्रेट। उसके बाद एक्यूरेटली असेस परफॉर्मेंस इन ट्रेनिंग एंड कंपटीशन। ये तो परफॉर्मेंस असेसमेंट इज वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ अ गुड कोच। इफ ही इज एबल टू डू प्रॉपर परफॉर्मेंस असेसमेंट, देन ही विल बी एबल टू गेट हिज ट्रेनी टू वेयरएवर द ट्रेनी हैज टू रीच। वो बहुत अगर आप सकारात्मक और एक अच्छा उसका एवेल्यूएशन करेंगे, उसकी निरीक्षण करेंगे, उसको देखेंगे कि क्या उसका कंपटीशन में उसका कैसा परफॉर्मेंस है, और उसको सही तरीके से एवेल्यूएट करेंगे, तो तभी आप एक अच्छे कोच साबित होंगे। और सबसे फाइनल बात ये भी है कि आपको एक बैलेंस लाइफस्टाइल देखनी है अपने ट्रेनी की, वो भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप कुछ भी करें, मतलब ट्रेनी के सिर्फ मैदान में जो कर रहे हैं उसी के बारे में आप जो है, यू आर ओनली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन व्हाट ही इज डूइंग ऑन द फील्ड, दैट इज नॉट गुड इनफ। इफ यू आर अ गुड कोच, तो ये भी एक बहुत जरूरी है कि आप ट्रेनी के पूरे लाइफ को देख रहे हैं, एंड यू शुड बी एबल टू एडवाइज हिम ऑन अ बैलेंस लाइफस्टाइल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम अगले उस पर चलेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कोच की।
every athlete will look forward towards the coach to fulfill his aspirations. क्योंकि कोई भी एथलीट जब आता है, जब वो ट्रेनिंग करता है, तो ही एक्सपेक्ट्स कि वॉट एवर इज माई एस्पिरेशन, कि मुझे इस बार 5.1 कूदना है पोल वॉल्ट में, तो और कोच हैज एग्रीड कि ये जो आपकी एस्पिरेशन है वो रीचेबल है, यू कैन रीच दिस, तो दैट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोच कि उसकी को वो पूरा करे, उसको वो सारी चीजें प्रदान करे, उसको वो सारा ट्रेनिंग, ही शुड बी गिविंग हिम द ट्रेनिंग सो दैट द एस्पिरेशंस ऑफ द एथलीट आर फुलफिल्ड. उसके बाद सीक्वेंशियल, प्रोग्रेसिव, चैलेंजिंग एंड ट्रेनिंग एंड कंपटीशन प्रोग्राम. दिस इज कर सकते हैं आपको पूरा, मान लीजिए 6 महीने का प्रोग्राम है या 1 साल का प्रोग्राम है, या मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि इस काम में दिस एथलीट विल टेक अबाउट 2 years फ्रॉम वेरेवर ही इज टू रीच whatever his aspirations are, he will take 2 years. So you have got a end goal or a performance goal. End goal आपका आ गया. अब आप उसको ब्रेक करेंगे छोटे छोटे परफॉर्मेंस गोल्स में कि अगले 3 महीने में इसका परफॉर्मेंस यहाँ होना चाहिए. उसके लिए आप एक सीक्वेंस में, सीक्वेंशियल मतलब एक प्रगतिशील, मतलब एक स्टेप्स में यू विल मेक द प्रोग्राम, और उसके लिए क्या क्या करना है यू विल डू ऑल दैट. उसके बाद नेक्स्ट इज यू विल मॉनिटर. आप वो अगेन इट्स अ नॉर्मल फंक्शन, देयर इज अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मॉनिटर करेंगे कि व्हाटएवर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपने बनाया है और कंपटीशन प्रोग्राम उसको मॉनिटर करेंगे. एंड यू विल कीप रिफ्लेक्टिंग इन बिटवीन, जो मैंने अभी रिफ्लेक्शन के बारे में बोला कि उसमें आप देखते रहेंगे समय समय पर कि क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हमने बहुत एम्बिशियस गोल तो नहीं बना दिया जो कि हमसे हो ही नहीं पा रहा है. तो यू विल देन स्टेप बैक, आप एक कदम पीछे लेंगे कि इस गोल को अभी रिवाइज करते हैं, इस परफॉर्मेंस गोल को रिवाइज करते हैं. एंड गोल है आपका, ठीक, दैट इज फाइन, लेकिन आपने उसके लिए बहुत मान लीजिए आपको 3 महीने में 10 किलो वजन लूज करना है, अगर आपको किसी कंपटीशन के लिए या किसी के लिए, लेकिन आप 2 महीने के बाद सिर्फ 4 किलो ही लूज कर पाए हो, तो आपको मालूम पड़ रहा है कि नहीं भाई ये मेरे बस का नहीं है. तो यू हैव टू कीप रिवाइजिंग योर परफॉर्मेंस गोल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. फाइनली और इसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव मोटिवेशनल एनवायरनमेंट. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कभी भी नेगेटिव एनवायरनमेंट जहां आप क्रिएट करोगे वहां आपकी कोचिंग जो है फेल हो जाएगी. सकारात्मक और प्रेरक वातावरण बनाना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये आप मान लें बात कि अगर मोटिवेशनल क्लाइमेट अच्छा नहीं होगा, पॉजिटिव क्लाइमेट नहीं होगा, तो एथलीट जो है वो छोड़कर चला जाएगा. और दूसरी बात है कि जो मोटिवेशनल एनवायरनमेंट है वो यहाँ पे एक वर्ड मेंटेनेंस एंड इन्वॉल्वमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ टारगेट, तभी अचीवमेंट ऑफ टारगेट होगा जब आप पूरा मोटिवेशनल एनवायरनमेंट बनाएंगे और इसको कायम रखेंगे. तो कायम रखना बहुत जरूरी है. तो ये आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. अब ये की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके लिए आपकी नॉलेज लेवल क्या होना चाहिए, वो हम देखते हैं कि आपका नॉलेज एरिया क्या होनी चाहिए. तो इसके लिए मैं इनको 3 भागों में डिवाइड करना चाहूंगा. एक आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, एक आपकी इंट्रापर्सनल, आपके अंदर की, आपकी जो अपने आप से जो है वो नॉलेज क्या होनी चाहिए, और तीसरी इंटरपर्सनल, यानी कि आप जो एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो
साथी कोचेस के साथ, या फिर एथलीट्स के साथ, एथलीट्स के पेरेंट के साथ, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटर के साथ. व्हाट शुड बी द इंटरपर्सनल नॉलेज, कहाँ पे, वेयर शुड यू बी, यू नो, वेयर शुड यू बी लुकिंग फॉर, कि क्या करना चाहिए आपको. तो ये 3 आपके एज अ कोच, दीज आर द नॉलेज एरियाज. गोइंग इनटू इंडिविजुअल प्रोफेशनल नॉलेज में, दिस यू हैव ऑलरेडी पुट डाउन कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए अपने स्पोर्ट के पूरे 100%. ये नहीं हो सकता है कि आपको अपने स्पोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता है और आप कोचिंग करने पहुंच गए, और आपके स्टूडेंट ट्रेनी ने आपसे कुछ पूछा, योर ट्रेनी इज आस्किंग यू समथिंग एंड यू आर नॉट एबल टू गिव द exact rule and regulation about it. That will look very, it will look very unprofessional. बहुत ही ऐसा लगेगा कि उस ट्रेनी को मैं जो है एक बहुत बड़ी चीज उसमें आगे पहले मैं बोलना भूल गया कि बिल्डिंग रिलेशनशिप्स में एक ट्रस्ट की भूमिका बहुत बड़ी होती है, कि मेरे को ट्रेनी को आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और आपको ट्रेनी के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए, उसके ऊपर दोनों को एक दूसरे के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो कर रहे हैं. तो अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता नहीं होंगे, टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स पता नहीं होंगी, तो ट्रेनी का जो विश्वास है वो हट जाएगा. That trainee will think that no, I think I should go to a different coach. This coach doesn't have that kind of knowledge which I am looking for. So always see that the aspirations and the requirements of your trainees, you are well prepared for that. Be very sure. उसके बाद facilities और equipment, very normal, very standard thing. इसके बारे में athletes, जो मैंने अभी बताया, एथलीट की कैपेबिलिटी और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये बहुत जरूरी है. और एथलीट का मोटिवेशन क्या है. अगर आपका एथलीट मोटिवेटेड नहीं है तो वो उस चीज को कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा जिसके लिए वो निकला है. तो ये बहुत जरूरी है. He's at this. इसके लिए आपके पास you may have specialists and sometimes you may not have specialists. At lower levels, at grassroots levels, you may not have specialists. As you progress in your career and you go to better developmental coaching or beyond that, you may have, you may have this team, but you should also have all the basic knowledge of all this. And for this, हम भी क्या कर रहे हैं, इस कोर्स में आपको 40% करीब, इस कोर्स का जो 40% पार्ट है वो स्पोर्ट्स साइंस है, और आपको इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से सिखा रहे हैं. Those classes are already going on and I am sure that all of you are learning properly. And स्पोर्ट्स साइंस से कभी भागना नहीं चाहिए. You should, अगर चीज़ समझ में नहीं आ रही है, you should try and understand it. Read it once, twice, thrice, 4 times, 5 times, but till the time you have not finished it, please keep doing it and make sure that you learn about it. पता नहीं आप में से कितनों ने मूवी देखी थी वो इंग्लिश, उसमें वो श्रीदेवी को इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया कि 4 हफ्ते में मुझे इंग्लिश सीखनी है, और उसने सीख करके दिखा भी दिया. चलो वो तो पिक्चर थी, तो जो भी है, बट इन लाइटर वेन आई एम गिविंग दिस एग्जांपल. लेकिन अगर आप अपने मन में ठान लें कि यू हैव टू डू इट, यू विल ऑलवेज लर्न इट. इंट्रापर्सनल नॉलेज, जो आपके अपने समक्ष, यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी अपनी नॉलेज है. कोचिंग फिलॉसफी, वो सीधे आपकी कोचिंग फिलॉसफी क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, आपके बिलीव्स क्या है, और आपकी लीडरशिप स्टाइल्स क्या है. इंट्रापर्सनल नॉलेज में ये चीजें सब मिला करके आपकी कोचिंग फिलॉसफी बनाती है. तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बारे में अच्छी तरह जानें और उसके अनुसार अपने आप को ढालें
और अगर आपको लगे कि आपको अपनी कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत है आपकी कोचिंग के लिए, और आपकी एक कोचिंग फिलॉसफी आप अपनाना चाहते हैं, लेकिन आपकी लीडरशिप स्टाइल टोटली डिफरेंट है। मान लीजिए आपकी फिलॉसफी है कि यू विल बी लिसनिंग टू व्हाटएवर योर एथलीट्स आर आल्सो सेइंग, बट योर लीडरशिप स्टाइल इज टोटली ऑटोक्रेटिक, जहाँ पे कि आप कुछ भी जो भी आप बता रहे हैं बस आप अपनी बात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, तो वो मेल नहीं खाएंगे। इसलिए प्लीज बी श्योर दैट you have to keep you have to ensure that your coaching philosophy is based on your intrapersonal things, आपके जो अंदर है उसके ऊपर बेस्ड है। ये पढ़ें इंट्रापर्सनल नॉलेज की। ये कोचिंग जो है वो एक कोचिंग क्या जिंदगी में भी मेरा ये मानना है कि लाइफ इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। मैंने आपको ये 3 लेक्चर्स देने के लिए कम से कम 1 महीने की पढ़ाई की होगी, पता नहीं कितनी किताबें मैंने पढ़ डाली, क्योंकि आई वॉज वेरी अप्रिहेंसिव कि मैं ये चीज़ सही से बता भी पाऊंगा या नहीं बता पाऊंगा, कहीं कुछ चीज़ खत्म तो नहीं, कहीं की कमी तो नहीं रह जाएगी। और इसलिए at every age, whether I am 57 years old or 58 years old, I think I have got so much more to learn. So please remember that lifelong learning should become a part of your life. Never shy away from learning. जितना भी सीख सकते हो, और जिंदगी में हर कोई सिखाता है, हर किसी से सीख ले सकते हो। ट्रेनी भी आपको सिखा सकता है और सबसे बड़ा गुरु भी आपको सिखा सकता है। और छोटे से छोटा आदमी और बड़े से बड़ा आदमी, कोई भी, एनीबॉडी कैन टीच एंड यू कैन लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे अंदर सीखने की क्षमता नहीं है, हर एक के अंदर सीखने की क्षमता है। माइंडसेट अपना ठीक होना चाहिए, अपना जो मन स्थिति है वो हमेशा पॉजिटिव रखिए, और सेल्फ रिफ्लेक्शन हमेशा करते रहिए, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कोच, वो पहले ही हम बात कर चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि आप हमेशा स्पोर्ट्स में इनोवेशन कर रहे हैं, मतलब आप नई नई चीज़ों की खोज कर रहे हैं कि आपके एथलीट को कैसे आगे बढ़ना है। तो आप और एथलीट मिल करके ये चीज़ की खोज कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू इनोवेट, यू trying to find a new method of how to get to that 11.4 seconds in 100 meters if you have to get to that. So you will keep continuously, your mind should be a innovative mind, कि आप हर चीज से को उस नजरिए से देख रहे हैं, एंड यू आर हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज। और कभी भी अपनी नॉलेज को सिकुड़ी हुई मत रखो, सिकोड़ के मत रखो, डोंट restrict your knowledge. Keep talking to various coaches. Be ready to learn from anybody, as I already said. That will only improve your knowledge. Next है interpersonal knowledge, मतलब सामाजिक कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसमें मेन चीज है कि सामाजिक प्रसंग क्या है, मतलब समाज में क्या है। आपको इंपॉर्टेंट चीज देखनी पड़ेगी कि कोचिंग कल्चर क्या है। हर जगह का कल्चर डिफरेंट होता है। जापान में खड़े होके आप भाव करते हो, जनरली गुरु और शिष्य एक दूसरे को भाव करते हैं। और हमारे यहाँ पहले के जमाने में साष्टांग दंडवत करते थे, पीपल यूज टू लाई डाउन ऑन द फ्लोर एंड डू दैट टू द गुरुज। तो ये डिपेंड करता है कि कोचिंग कल्चर क्या है। हमारे जनरली इन इंडिया वी ऑलवेज एड्रेस द कोच एज कोच साहब, इट इज नॉर्मल टू एड्रेस द कोच एज कोच साहब। तो ये हमारे यहाँ का कोचिंग कल्चर है, इसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि हमारा जो कल्चर है वो किस तरह का है, कि और कल्चर्स भी अलग अलग एकेडमी के अलग कल्चर्स हो सकते हैं, अलग अलग प्रांतों के अलग कल्चर्स हो सकते हैं। फिर एथिक्स, ये चीज एथिकल है या नहीं, ये आपको बहुत अच्छी तरह से, यू मस्ट बी 100% श्योर कि आप एथिकल चीजें ही कर रहे हैं और एथिकल चीजों से ही अपनी कोचिंग कर रहे हैं।
पेरेंट्स, ये हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं, फेलो कोचेस, ऑफिशियल्स, ये आप हमेशा देखेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपके ऑफिशियल्स का क्या व्हाट इज देयर स्टाइल ऑफ डूइंग थिंग्स, कैसे करते हैं, तो आप उसी तरह से अपने आप को करेंगे और उससे बाहर अगर जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब लोग सही बात कर रहे हो और आप अपनी सही बात को आगे ना लाएं, वो भी मैं नहीं कह रहा हूँ। आई एम नॉट एडवोकेटिंग दैट you should do everything what your officials force you to do. Don't do that. Be very clear, but you should have knowledge. Media, आजकल सोशल मीडिया और नॉर्मल मीडिया, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन मीडिया इतने इंपॉर्टेंट है कि हर चीज 1 मिनट में बाहर आ जाती है, तो उसके बारे में भी आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। कम्युनिकेशन की बात हमने की, एम्पैथी एंड सिंपैथी। एम्पैथी और सिंपैथी दो अलग अलग चीजें हैं जो कि कोचिंग में बहुत बहुत जरूरी है, और इसके ऊपर आपके पूरे बहुत अच्छी क्लासेस होंगी। कम्युनिकेशन के ऊपर आपकी कम से कम 4 या 5 घंटे की क्लासेस होंगी, और आपके जो कोचेज हैं, जो आपकी फैकल्टीज हैं, जो आपके स्पोर्ट्स कोचिंग में, वो भी आपको अलग से बताएंगे कम्युनिकेशन के बारे में। लेकिन हम स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत सारी चीजें करेंगे। एक्टिव लिसनिंग, ये जो हम बार बार बोल रहे हैं कि सुनने की क्षमता, वो और वहां पे होके सुनने की क्षमता। जब आपका ट्रेनी आपसे बात कर रहा है और आपका दिमाग कुछ और सोच रहा है, आप जो आपका ट्रेनी आपके आज के जो भी आपकी ट्रेनिंग हुई है उसके बारे में बता रहा है, बट योर माइंड इज थिंकिंग ऑफ योर ओन सम प्रॉब्लम विच इज कमिंग बिटवीन यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन, आप उसके बारे में सोच रहे हैं। तो एक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बी एक्टिवली प्रेजेंट एंड लिसन। उसके बाद क्वेश्चनिंग, जो मैंने पहले भी एक एग्जांपल दी थी आपको कि आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रेनीज जो है वो काफी उनकी उनकी बातों को आगे लाता है और उनको ऑप्शंस देता है, और वो खुल के आपसे बात कर सकते हैं। अगर आप सीधे ये बोलेंगे, hey, why did you do this today? So trainee will not have any answer for this. He has already done something. उसने आज अच्छा नहीं खेला मान लीजिए, तो आप बजाय इसके पूछने की कि what was the reason for not playing so good today? This is asking him a question कि बताओ कि आज क्यों नहीं अच्छा खेला। अगर आप ये इसी क्वेश्चन को अगर आप देंगे, बोलेंगे why were you not playing well today, क्यों आज अच्छा नहीं खेल रहे थे, तो ट्रेनी के पास कोई जवाब नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि आपने उसको क्लोज कर दिया, उस कन्वर्सेशन को बंद कर दिया। तो ये इस क्वेश्चनिंग की क्या तरीका होना चाहिए, इसके ऊपर भी हम कम से कम 4-5 घंटे इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसके ऊपर हम क्लासेस करेंगे। आपका पर्सनल कंडक्ट, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, व्यक्तिगत राजनीति अच्छा होना चाहिए, ग्रुप मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, और ग्रुप एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसकी पूरी नॉलेज भी आपको और हम सबको होनी चाहिए। कोचिंग मेथोडोलॉजी पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछली वाली क्लास में, ये इसके ऊपर मैं और बात नहीं करूंगा, ये ऑलरेडी मैं पूरी आपको मेथड्स बता चुका हूँ, ये दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फाइनली मैं आपको आज का जो मेरा फाइनल टॉपिक है वो है कोचिंग रोल्स। क्या क्या कोचिंग रोल्स होते हैं जनरली, ये बहुत जनरल है। आप यू कैन स्टार्ट एज अ कोचिंग असिस्टेंट जो डिलीवरी सेशन को देने में असिस्ट करता है। मान लीजिए हेड कोच और सीनियर कोच खड़े हुए और उन्होंने आपको एक छोटा सा उदाहरण देने के लिए बोला, तो कोचिंग असिस्टेंट वो करता है। उसके बाद आप यू कैन बी अ कोच ऑल्सो। कोच जो है वो पूरे सीजन में और थोड़ा और अच्छा सीजन भी प्लान करता है, और पूरा मतलब एक जगह का पूरा ख्याल वो कोच रखता है। दैट इज अ कोचिंग। इफ यू आर अ कोच, देन योर रोल इज टू सी द फुल सेशन, फुल सीजन, और बड़े प्रोग्राम के तहत आप एक कोच हो। उसके बाद आप इसके बाद कहाँ जाओगे, सीनियर कोच बनेंगे आप।
सीनियर कोच बन के आपको थोड़ी मैनेजमेंट और जो आपके साथी कोचेज हैं उनका जो डेवलपमेंट करना है वो भी आपका काम हो जाएगा। तो आपका रोल जो है वो एक बहुत वाइड हो जाएगा और आप मैनेजमेंट के रोल में भी आ जाएंगे और दूसरे कोचेज को डेवलपमेंट ऑफ अदर कोचेज भी आपका रोल हो जाएगा। एंड इफ यू आर द हेड कोच देन यू आर डूइंग सीइंग द कंप्लीट डिलीवरी, पूरी डिलीवरी। जैसे हेड कोच हैं आप, मान लीजिए एथलेटिक्स के, तो आपके साथ एक स्प्रिंट कोच है, एक जंप कोच है, फिर एक दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस कोच है। तो आपको यू आर ओवरसीइंग द कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ द एकेडमी। दैट इज द हेड कोच और चीफ कोचेस रोल। वो जब आप उस रोल में पहुंचेंगे तो आपको बहुत सारा तजुर्बा ऑलरेडी हो गया होगा और आप उस तरह से वहां पहुंचेंगे। और ओवरऑल डिजाइनिंग, आप पूरा प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं, सारे कोचेस का डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो हेड कोच और चीफ कोच का वो रोल होगा। तो ये थे कोचिंग रोल्स। तो मेरे ख्याल से मैंने आप आज के जितने भी मेरे वो थे वो सब खत्म कर दिए हैं। तो फाइनली अगर मैं इस सबको सम अप करूं कि और अब इसके साथ मैं आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं। पेडागॉजी क्या है और उसके क्या मायने होते हैं वो मैंने यहाँ डाला हुआ है। और दूसरा एक मैंने छोटी सी कहानी भी यहाँ लिखी थी, ये भी आप पढ़ें। हम फॉसबरी फ्लॉप की बहुत बात करते हैं हाई जंप में, तो ये फॉसबरी फ्लॉप भी एक इनोवेशन था एक कोच का और एक ट्रेनी का। ट्रेनी ने बोला कि मैं इस तरह से क्यों ना करूं, और वहां से इसका पूरा का पूरा पूरी मतलब ये नाम भी दिया हुआ है कि हाई जंपर डिक फॉसबरी था। उसने अपने कोच को बोला कि मैं सीजर नहीं करता, मैं जो है पहले हेड फर्स्ट करने की कोशिश करूंगा, और उससे ये पूरा का पूरा बना ये। और वो फाइनली ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता। और ये जो ओल्ड फैशन तरीका था सीजर किक का वो खत्म हो गया और हमेशा के लिए फॉसबरी फ्लॉप आ गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमको हमारा एक मेन फंक्शन एज अ कोच इज कंटिन्यूअसली टू इनोवेट, टू ऐड। जो क्वेश्चंस होंगे हाँ, हम डिस्कशन में कर सकते हैं क्लियर, क्योंकि अभी 1 भी बज गया है। हाँ जी। और